साथियों, मैं एच रोशन आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं आज हम लोग मई महीने के पहले सप्ताह का समसामयिकी या करंट अफेयर 3 मई से 10 मई के बीच जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुई है उसी पर हम लोग एक नजर डालेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को जरूर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 3 मई बिटवीन 3 मई टू 10 मई। तो 3 मई से 10 मई के बीच का महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा किया है और इसको लिख भी दिया। तो पहले तो आप लोग बोर्ड पर जो भी चीज लिखा गया इसको मैं साइड हो जाता हूँ, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने की जरूरत ना हो, आप आसानी से कर सके। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा था मई में पहला दिन ही 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं और ये जो एक सप्ताह बीता, पहला मई का पहला सप्ताह, वो कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें हम 8 मई, 10 मई, 5 मई और 3 मई, ये 4 दिन। 8 मई को 2 महत्वपूर्ण, विश्व रेड क्रॉस डे और विश्व थैलेसीमिया डे। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस बहुत चर्चित होता है, प्लस का चिन्ह जो डॉक्टरों को दिया जाता था अब वो नहीं है, लेकिन रेड क्रॉस का भी प्लस चिन्ह होता है और ये समाज सेवा या सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। थैलेसीमिया डे एक बीमारी से संबंधित है जो एनीमिक पेशेंट के लिए रक्त दान या रक्त की आपूर्ति से संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है। तो एक एनीमिया होता है विशेष प्रकार, इसको थैलेसीमिया कहते हैं। तो 8 मई को 2 दिवस है, रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे। तो ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 10 में आते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मां के लिए मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, मदर्स डे 3 मई को। 5 मई विश्व हैंड हाइजीन डे। तो कोरोना के समय हाथ को शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना, संक्रमण से फ्री रखना बहुत जरूरी है और इस रूप में यही महीने के 5 मई को विश्व हैंड हाइजीन डे मनाया गया। 5 मई को ही विश्व अस्थमा डे, ये भी कोरोना से संबंधित एक बीमारी जैसा है। कोरोना एक श्वसन संबंधित बीमारी है, उसी तरह से अस्थमा भी एक श्वसन संबंधित बीमारी है और इसलिए अस्थमा के जागरूकता के लिए 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण दिवस 3 मई को, तो 3 मई को ध्यान रखना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो प्रेसों की स्वतंत्रता के लिए, प्रेस जो काम करते हैं, न्यूज देते हैं, उस न्यूज में पत्रकारिता जो है वो किसी भी बॉन्डिंग में नहीं है, किसी के बंधन में नहीं है, किसी के अंकुश में नहीं है, वो फ्री होकर काम कर सके, इसके लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 3 मई को, ये ध्यान रखना। तो पत्रकारिता में किसी भी अंकुश की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इसी के चलते विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम पत्रकारिता बिना डर और पक्षपात के रखा गया, मतलब जर्नलिज्म विदाउट फ्री एंड फेवर, फियर एंड फेवर। तो विदाउट फियर, डर, और फेवर मतलब बिना पक्ष लिए। तो एक स्वस्थ पत्रकारिता जो होती है वो बिना डर के और बिना किसी के पक्ष में काम करके, मतलब निष्पक्ष भाव से काम करके अच्छी पत्रकारिता किया जाता है और इसीलिए स्वतंत्रता के रूप में प्रेस स्वतंत्रता दिवस यहां मनाते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर एक इंडेक्स जारी होता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो एक इंपॉर्टेंट सूचकांक है जिसके अंतर्गत देशों में जर्नलिज्म के फ्रीडम पर एक रिपोर्ट जारी होता है कि किस देश में पत्रकारों को कितना फ्रीडम है, कितना स्वतंत्र। इस रूप में जब सूचकांक जारी किया गया तो सूचकांक में कुल 180 देशों की लिस्ट जारी की गई थी। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संगठन है जो एक इंडेक्स जारी करते हैं, जिसमें पहला स्थान नॉर्वे का है, दूसरा स्थान नहीं, यहाँ पर 142वें स्थान पर भारत है और 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया। ये ध्यान रखना है कि उत्तर कोरिया इस सूचकांक में सबसे नीचे है, नॉर्वे सबसे ऊपर, भारत का स्थान इसमें 142वें पोजीशन पर है। तो ये पूछेगा, कभी कभी याद रखना है। और ये सबसे स्वतंत्र पत्रकारिता नॉर्वे में हो रही है और सबसे ज्यादा अंकुश उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया के अभी तानाशाह जो हैं किम जोंग उन, अभी देख रहे हैं कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि उनकी मौत हो गई और वहां के मीडिया ने कुछ खबर नहीं दिया। बाद में फिर पता चला 2 हफ्ते बाद कि वो जीवित हैं और स्वस्थ हैं।
तो वहां पर पूरी तरह से मीडिया सरकार के अधीन काम करती है। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रीडम के तौर पर जो सबसे अच्छा पत्रकारिता है वो नॉर्वे में है, और सबसे खराब पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन का काम, जर्नलिज्म का हुआ उत्तर कोरिया में। अब यहां के बाद कुछ महत्वपूर्ण न्यूज है इस सप्ताह में। पहला तो कि सीबीसी की एक नियुक्ति है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है जो काम करती है भारत में भ्रष्टाचार या देख रेख संबंधित जो भी निगरानी का काम होता है सब इसी के आयोग के अंतर्गत होता है। और इसमें एक आयुक्त के रूप में सतर्कता आयुक्त का चुनाव किया गया, और सतर्कता आयुक्त के रूप में एक व्यक्ति को चुना गया, नाम है सुरेश एन पटेल। तो इनका नाम याद रखेंगे। जब इन नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए, पहले आंध्रा बैंक के चीफ थे, ये ध्यान रखना। तो आंध्रा बैंक में पहले काम किया इन्होंने, और आंध्रा बैंक के हेड के रूप में काम किया। अभी इनको सरकार ने सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है, तो सुरेश एन पटेल को ध्यान रखना। अब यहां पर कोविड-19 से संबंधित एक न्यूज है, और कोविड-19 जितनी तेजी से फैल रहा, इसलिए इसका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है कि क्या होने वाला है आगे, किस रूप में देश का या इस बीमारी का स्वभाव या स्वरूप दिखाई देगा। इसके लिए पूर्व आकलन बहुत जरूरी है, ताकि लोग उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकें। और इसी पूर्व आकलन को ध्यान में रख करके एक डैशबोर्ड प्रकृति का विकास किया गया, और प्रकृति का विकास किया आईआईटी दिल्ली ने, ध्यान रखना। तो आईआईटी दिल्ली एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, और इसने एक नया डैशबोर्ड प्रकृति के नाम से डेवलप किया, और ये आकलन करेगी कोविड-19 के प्रभावों का, और ये आकलन करके 3 सप्ताह पहले ही ये बता देगी कि किस स्थिति में संक्रमण फैलने वाला है और कहां तक स्थिति बुरी होने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है, ध्यान रखना प्रकृति का नाम। अब आगे चलें तो खेल से एक न्यूज है यहाँ पर, क्योंकि खेल तो आजकल हो नहीं रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर लॉकडाउन के कारण खेल प्रभावित है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 मेजबानी जो करेगा वो सर्बिया करेगा। तो ये न्यूज आया इसी सप्ताह में, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेजबानी पहले भारत करने वाला था 2021 का, लेकिन भारत ने इस मेजबानी के लिए जो राशि जमा करना होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में जमा नहीं करने की वजह से भारत से मेजबानी छीन लिया गया और इसको सर्बिया को दिया गया। तो मेजबानी मतलब होता है जो खेल का आयोजन करे। तो आयोजन जो होगा ये खेल का 2021 में चैंपियनशिप सर्बिया करेगा, ये भारत में होने वाला था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर भारत में होता तो भारत में यह अपने तरह का पहला आयोजन होता, लेकिन ये भी नहीं हो सका। अब पहला आगे होगा जो हम लोग देखेंगे कभी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, और ये आतंकवादी संगठन से नाम जुड़ा हुआ है। नाम है लेबनानी समूह हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला का नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है हिजबुल्ला, क्योंकि हिजबुल्ला को आतंकवादी ग्रुप के रूप में, टेररिस्ट कैंप या टेररिस्ट ग्रुप के रूप में इसको चिन्हित किया गया, और इसको अभी प्रतिबंधित करके जर्मनी ने इसको आतंकवादी देश घोषित कर दिया। तो जर्मनी का नाम याद रखेंगे, इस ग्रुप का नाम याद रखेंगे, और लेबनान एक देश है, इसको याद रखेंगे। अब यहां ध्यान रखना है कि ये पहला देश नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। जैसे यहां पर यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये सभी देश इसको पहले ही प्रतिबंधित कर चुके हैं, और इसलिए वर्ल्ड लेवल पर हिजबुल्ला एक चर्चित आतंकवादी ग्रुप के रूप में देखा जा रहा। अब चलते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है अधीर रंजन चौधरी, इनका नाम याद रखना। तो अधीर रंजन चौधरी जिनको अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये अध्यक्ष बने हैं किसके, तो लोक लेखा संसदीय समिति के, जिसको पीएसी कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये ध्यान रखना है कि इनकी नियुक्ति की गई है अध्यक्ष के रूप में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है, ये अध्यक्ष हमेशा एक विपक्षी दल का लीडर होता है, तो विपक्षी पार्टी का होता है, ये ध्यान रखना है। तो विपक्षी दल के अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव होता है, ये ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति में कुल 20 सदस्य होते हैं, और 20 सदस्य में यहां ध्यान रखना है 15 और 5 का रेशियो है, ये लोकसभा से और ये राज्यसभा से, और इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा से 15 और 5 को चुन करके 20 का चुनाव किया जाता है। और ये ध्यान रखना है कि 20 में से अभी 14 सदस्य जो हैं वो एनडीए से, एनडीए मतलब
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो अभी सरकार चल रही है मोदी जी की, वो एनडीए की सरकार है और एनडीए के 14 सदस्य ये 20 में शामिल है। लेकिन ये नाम याद रखना, ये कांग्रेस के सांसद हैं और ये कांग्रेस के सांसद जो अध्यक्ष हैं ये बहरामपुर से चुन कर गए हैं। तो बहरामपुर बंगाल में है और बहरामपुर से ये एमपी चुने गए हैं 17वीं लोकसभा में। तो ये ध्यान रखना है। अधीर रंजन चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम। आगे चलें तो एक उत्तर प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। कहता है कि प्रत्येक जिला में वेंटिलेटर और बेड वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया देश में। मतलब एक ऐसा राज्य है जहां के प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ साथ बेड है, जहां पर कोरोना के पेशेंट्स के लिए इलाज की व्यवस्था की गई और इस रूप में ये देश का पहला राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक न्यूज है पाकिस्तान से, नाम है राहुल देव। और राहुल देव जो हैं वो पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने वाले पहले हिंदू हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों का सेना में बहाली या आपूर्ति की जाती है या भर्ती होती है, लेकिन ये एक पहले हिंदू पायलट हैं जो पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में राहुल देव का चुनाव करके पाकिस्तानी सेना ने एक नया संकेत दिया है और इस रूप में राहुल देव को याद रखना। इसके अलावा ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश में पिछले सप्ताह एक घटना घट गई थी कि विशाखापट्टनम में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में रिसाव हो गया था गैस का, और जो रिसाव हुआ वो एक इम्पैक्टेंट गैस का जिसको स्टायरीन कहते हैं। जो स्टायरीन नॉर्मली रबर के निर्माण में होता है, लेकिन प्लास्टिक में भी इस गैस का कुछ उपयोग होगा और ये स्टायरीन एक जहरीला गैस है जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। जैसे भोपाल गैस ट्रेजडी हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के यूनियन कार्बाइड कंपनी से, उसी तरह से यहाँ स्टायरीन का नाम आता है, तो ध्यान रखना। अब चलते यहाँ 3-4 और न्यूज है। एक है मुस्तफा अल कादेमी। तो मुस्तफा अल कादेमी एक खुफिया विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, कहां के, इराक के। और इराक के खुफिया विभाग, जैसे यहाँ का सीबीआई है, रॉ है, उसी तरह से इराक की जो खुफिया विभाग है उसके ये पहले हेड थे, लेकिन ये अभी वर्तमान में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादेमी, जो पहले वहां खुफिया विभाग में काम करते थे। एक कोविड-19 से संबंधित एक इंपॉर्टेंट ऐप है आयुष कवच, और आयुष कवच लॉन्च किया उत्तर प्रदेश में। और ये करेगा क्या, तो ये शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए मोबाइल पर तरह तरह के सूचनाएं और तरह तरह के उपायों की चर्चा करेगा। और इसलिए आयुष कवच कोविड-19 के बचाव के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल ऐप है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा वंदे भारत मिशन, ये 2 चीज, एक विदेशी भारतीय, तो विदेशी भारतीय यहां वंदे भारत मिशन हो या समुद्र सेतु ऑपरेशन, ये भी विदेशी भारतीय के। तो दोनों जो मिशन शुरू किया था भारत में, एक वंदे भारत मिशन विदेशी भारतीयों के लिए और समुद्र सेतु ऑपरेशन, ये भी विदेशी भारतीयों के लिए। ये वायुयान से, मतलब हवाई जहाज से या सेना के द्वारा, और यहां जो है नौसेना से। तो नौसेना मतलब समुद्री सेना। तो दोनों एक ही तरह का ऑपरेशन है, विदेशी भारतीयों को भारत लाने का। जो विदेश में भारत के लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर से भारत मंगा लिया जाए, इसलिए वंदे भारत मिशन 7 मई से 13 मई के बीच कई वायुयान से भारतीयों को लाया गया। इसके अलावा समुद्र सेतु ऑपरेशन, जो नौसेना, जो समुद्री जहाज है, उसकी मदद से भी कुछ समुद्री तटवर्ती देशों से भारतीयों को लाने का एक ऑपरेशन चलाया गया। तो ध्यान रखना, समुद्र सेतु ऑपरेशन और वंदे भारत मिशन। इसके अलावा एक है जीवन शक्ति योजना, जो मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया, और ये चलाया मध्य प्रदेश के शहरी महिलाओं के लिए। तो शहरी महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार पैसे की आपूर्ति करती है, और इसके द्वारा महिलाएं अपना उद्योग लगा करके मास्क का निर्माण करेंगे। तो ये जीवन शक्ति योजना एक इंपॉर्टेंट योजना जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना कि भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस, एक ऐसा बस जो कोविड-19 का टेस्ट करेगा जगह जगह पर जा करके, जहां जहां पता चलेगा संक्रमण का, रेड जोन, ऑरेंज जोन, वहां बस जा करके टेस्ट करके लोगों का पता चलाएगा। और वो बस का निर्माण किया IIT मुंबई ने, ध्यान रखना।
तो एक आईआईटी दिल्ली ने किया यहाँ प्रकृति का निर्माण, और एक परीक्षण बस का निर्माण आईआईटी मुंबई ने। एक है गरुड़ पोर्टल। तो गरुड़ पोर्टल एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जो एक पोर्टल जारी किया है गरुड़ पोर्टल। और इसके द्वारा करेगा क्या, तो इसकी मदद से ड्रोन के द्वारा जो काम हो रहा है डिसइंफेक्टेंट का, उसको ड्रोन के मदद से कार्य में कोई दुविधा ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके चलते ये काम किया गया। तो ध्यान रखना है कि ड्रोन की सुविधा को अनुमति देने के लिए गरुड़ पोर्टल का शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया। तो इसको आप लोग देखें। यही था पिछले एक सप्ताह 3 मई से 10 मई के बीच का करंट अफेयर। फिर हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे इससे आगे का करंट अफेयर। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।